अंदर से एक खबर ये सच्ची है, उसने अंदर से एक बंदे ने बता दिया सच कि उन्होंने आगे से जवाब दिया कि बाप ही काफी है लीड करने के लिए, तो इसलिए बच्चे बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। क्यों रोकेंगे? ये हमारा पॉलिसी रेट है उसको मौजूदा सतह पे बरकरार रखा जाए जो कि 11% है। रेमिटेंसेस का बहुत अच्छी आपने देखा ग्रोथ है पिछले साल। एक्सचेंज रेट के जो डायनामिक्स हैं वो ओपन मार्केट के मुकाबले में जो इंटर बैंक की और एक्सचेंज कंपनीज की परफॉर्मेंस है वो भी उसमें भी काफ़ी उसका कंट्रीब्यूशन है। तो बहरहाल इसका नेट रिजल्ट हमारे पास ये निकला कि हमारे $8 बिलियन से रेमिटेंसेस जो है वो बढ़े। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कल तक में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अतहर अदील। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की तहरीक जो करीब आ रही है, हुकूमत और अपोजिशन के बयानात में तेजी आ रही है। आज मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि यह एहतजाज हुकूमत के ताबूत में एक आखिरी कील होगा, जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि फुफ्फो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। एहतजाज आगाज से ही फ्लॉप हो गया है। अलीमा खान ने आज कहा है कि बच्चों के पास नाइकॉब मौजूद है, वो पाकिस्तान जरूर आएंगे और ये इनको क्यों रोकेंगे। दूसरी तरफ कल खबर आई कि बानी पीटीआई ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है, जबकि आज शेख वकास अकरम ने इन खबरों को झूठा करार देते हुए कहा कि बानी ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से कतन नहीं रोका। बच्चे पाकिस्तान जरूर आएंगे, सिर्फ तारीख का फैसला होना बाकी है। सवाल यह है कि 5 अगस्त की तहरीक का क्या मुस्तकबिल है। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा गया और मौकिफ यह अपनाया गया कि मौजूदा अदालती तर्ज अमल जमहूरी निज़ाम के लिए खतरा है। जबकि आज सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने भी चीफ जस्टिस के नाम ऐसा ही खत लिखा है और मौकिफ अपनाया है कि 9 मई के मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर संगीन तहफुजात हैं। याद रहे कि इससे कबल खुद बानी पीटीआई भी चीफ जस्टिस के नाम ऐसा ही खत लिख चुके हैं। सवाल यह है कि इन खतूत से सूरत हाल में कोई तब्दीली मुमकिन हो सकेगी। तारीखी तौर पर अब हम बात कर लेते हैं मईशत के हवाले से। मईशत पाकिस्तान का एक मुस्तकिल मसला रहा है। इसी तरह एक और मुस्तकिल मसला भी मुल्क और कौम को दरपेश है और वो है चीनी का बहरान। हर साल कौम और इसका आमना सामना जरूर होता है। गुज़श्ता रोज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकिशाफ हुआ कि चीनी के हालिया बहरान में शुगर मिल्स मालिकान ने 300 अरब रुपए जायद कमा लिए हैं। सवाल यह है कि हर साल यह बहरान महज इंतजामी गलतियों के सबब पैदा होता है या इस बहरान को बाकायदा पैदा किया जाता है ताकि चंद दिनों में सैकड़ों अरब रुपए कमाए जा सकें। यह मसला क्यों पैदा होता है और इसका मुस्तकिल हल है क्या? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफा रहमान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ममलिकत बराए कौमी सिकाफत और विरसा, हमें ज्वाइन करेंगे, और इसके साथ साथ नियाजुल्लाह नियाजी साहब बानी पीटीआई के तर्जुमान हैं, हमारे साथ होंगे, और सनाउल्लाह खान साहब सीनियर सहाफ़ी और मुआशी उमूर के माहिर हैं। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नियाजुल्लाह नियाजी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। एक खबर आई गुज़श्ता रोज़ कि बानी पीटीआई ने मना कर दिया अपने बेटों को पाकिस्तान आने में, लेकिन आज शेख वकास अकरम इससे उल्ट ऑपोजिट मौक़िफ़ लेते हैं। वो कहते हैं कुछ मना नहीं किया गया। एक तो इस खबर की तस्दीक कर दीजिएगा, दूसरा ये कहा गया अस्मा बुखारी की जानिब से कि ये फ्लॉप हो गया है, शो अभी आगाज नहीं हुआ और फ्लॉप करार दे दिया गया। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह साहब, पहली बात तो यह है कि मैं उनका तर्जमान हूँ, खान साहब का स्पोक्स पर्सन हूँ। गो के मेरी मुलाकात के लिए पूरे जोर से डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल उस हुक्म को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है उसको नहीं मान रहे। कोई ऐसी खबर नहीं है। मेरे पास खबर होती कि खान साहब किसी को रोक देते या आने देते, ऐसी कोई खबरें नहीं है। ये 5 अगस्त के हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट जो हमारी मोबिलाइजेशन है, हर जगह पे जो मोबिलाइजेशन हो रही है उससे ज्यादा खौफजदा है। एक जलसे की इजाजत देने से भी डरते हैं। इनको पता है कि हम एक जलसे की इजाजत देंगे तो पाकिस्तान से लोग निकल आएंगे, वही लोग जो 8 फरवरी को खड़े थे वो और बढ़ चुके हैं। जहां तक इनकी स्टेटमेंट है, खान साहब ने पहले भी कहा था कि मेरे बच्चे मुझसे मुलाकात करने आएंगे। जिसको प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए हमारी लीडरशिप होगी और हम तमाम लोग खुद शामिल होंगे उसमें। ये जो उस्मा बुखारी की स्टेटमेंट है या इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, ये खौफ की निशानी है, ये खौफजदा है। हुकूमत बिल्कुल खौफजदा है। उनको पता है कि हमारे हाथ से सारी चीजें निकल चुकी हैं, अवाम हमारे खिलाफ है, क्योंकि ये डिलीवर भी नहीं कर सके, ना ये अवामी नुमाइंदे हैं। तो ये इस तरह की खबरें फैला के मुराद है कि आप उसको हमारे जो प्रोटेस्ट है उसको कुछ नहीं होना। अब ये हुकूमत ही खौफजदा होती जा रही है। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी खबर नहीं है।
खान साहब की बच्चे जो हैं वो आएंगे और प्रोटेस्ट भी होगा, और इस प्रोटेस्ट ये नतीजा खेज प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं आपकी जानिब आऊँगा हुज़ैफा रहमान साहब। आपने एक तो बात भी सुनी, दूसरा ये तर्जुमान KP बैरिस्टर सैफ का एक बयान सामने आया है। ये एहतजाज, ये जो तहरीक है, ये हुकूमत के ताबूत में एक आखिरी कील साबित होगी। हुकूमत को कोई खतरा है? देखें जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। मैं अभी ये जो हमारे फाजिल दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। देखें, तहरीक इंसाफ इस किस्म की हतमी तारीखें और इस किस्म की फाइनल कॉल पहले भी 3 मरतबा दे चुकी है, और इस्लामाबाद पर 3 मरतबा लश्कर कशी की है इन्होंने। नवंबर में आखिरी मरतबा इन्होंने की थी, सूबाई हुकूमत की पूरी सपोर्ट हासिल थी, सूबाई वजीर आला उसको लीड कर रहे थे, सूबाई पुलिस हो चाहे सूबाई दीगर डिपार्टमेंट्स हैं वो उसके अंदर पूरा तरह शरीक थे। लेकिन आपने देखा कि KPK से तो ज़ाहिर है ये हुकूमत होने की वजह से मैनेज कर कर कुछ पेड लोग भी थे, वो भी वीडियोज़ आपकी मीडिया नहीं चलाई, वो तो वहाँ से तो लोग लाने में कामयाब हुए, लेकिन उसके अलावा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से कोई ख़ास ऐसी तादाद नहीं आई जो आप कह सकें कि जी एक साइजेबल क्राउड था या एक जो है रिस्पेक्टफुल जो है वो रास्ता निकला था इनके लिए। तो अब भी अगर ये दोबारा वही काम करना चाहते हैं तो आवाम को निकालना, एहतजाज करना, इस्लामाबाद आना इनका आईनी और जमहूरी हक है। लेकिन एक बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि अब ये नहीं होगा कि सिर्फ वज़ीर आला KPK पे इक्तफा किया जाएगा और अली अमीन गंडापुर साहब की सपोर्ट से ये वहाँ से जो है रियासती मशीनरी और रियासती सपोर्ट के जरिए लोग निकालने में कामयाब होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने इसका पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। हम इन्हें बिल्कुल एहतजाज से नहीं रोकेंगे, जो कि जमहूरी और पुरअमन तरीके से अगर करना चाहेंगे, इस्लामाबाद आकर कोई जलसा करना चाहते हैं उसकी भी हमें इजाज़त देंगे, जो भी एक मुरवजा रियासत का कानूनी एक तरीका है, जो इस वक्त का जो कानून है उसको अगर फॉलो करेंगे। लेकिन अगर ये समझ रहे हैं कि उसी तरीके से सूबाई हुकूमत की एक्सीवेटर, सूबाई हुकूमत की मशीनरी, सूबाई फोर्स, सूबाई जो है वो ये TR गैसेस के शेल्स और इसके अलावा सूबाई असला लेकर मरकज़ पे चढ़ाई करेंगे, तो इस मरतबा हमने पूरी तैयारी कर रखी है और ना हम इस तरह का इकदाम करने देंगे। इस हवाले से सूबाई चीफ सेक्रेटरी और सूबाई जो IG हैं उन्हें भी वाज़ेह हिदायत मौजूद है। लेकिन अगर ये पुरअमन तरीके से आना चाहते हैं और पूरे मुल्क से लोग बुलाना चाहते हैं, पहले भी मुल्क से जितनी दफ़ा इन्होंने कॉल की पूरे मुल्क ने इनकी कॉल को रिफ्यूज़ किया। पंजाब को अपना क्लेम करते हैं, बाद में फिर ये कहते हैं कि जी रातों को रेड हुए घरों पर, ये हुआ, ये होता रहा, लेकिन जिन लोगों ने पहुंचना होता है वो पहुंचते हैं। और मैं समझता हूँ कि अवाम जो है मुसलसल एहतजाज, इंतशार की सियासत को रिफ्यूज कर चुकी है। एक दफ़ा तो इन्होंने 9 मई की उसके अंदर ढाल में अवाम को जो है बेवकूफ़ बनाया और ऐसी तनसीबात पे हमला आवर करने पर मजबूर किया और बाद में उन लोगों को डिसोन किया। तो मैं समझता हूँ कि इस मरतबा इनको बिल्कुल शौक से करना चाहिए। बानी तहरीक इंसाफ के बेटे भी आए, अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो उनकी मुलाकात का एहतमाम भी कराएंगे। अगर वो एहतजाज को लीड भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल लीड करें आगे एहतजाज को, अपने वालिद की जो विरासत है उसको बिल्कुल कैरी करें, अपनी जमात को संभालें। लेकिन अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं जो कि 9 मई या नवंबर में होने वाले एहतजाज में हुआ और उन पाकिस्तानी शहरियों पर रियासत ने एक्शन लिया, तो फिर बानी तहरीक इंसाफ के बेटे भी अगर वो काम करेंगे तो रियासत एक्शन लेगी, और अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसके कानून की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज होगा। 6 उसके ऊपर फिर आप हमें ये कहें कि जी पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पे भी यही कहते थे कि हुकूमत 30 दिन में अंदर नहीं रख सकती, दुनिया ये कर देगी। अभी अमेरिका से इनके दोनों बेटे जो है वो नाकाम लौटे हैं और कोई अमेरिका की जो है जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी तरीन रफ़्का हैं उनमें से किसी ने मुलाकात नहीं की। तो वो लॉबी तो मुसलसल कर रहे हैं, जूश लॉबी भी एक्टिव है। बरतानिया में उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो जाहिर है अब जब हर तरफ से दुनिया ने इनकार कर दिया और दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, और वही एब्सोल्युटली नॉट बानी तहरीक इंसाफ को दुनिया ने 10,000 देकर लौटा दिया है। अमेरिका ने भी कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, बरतानिया ने भी कहा। अब वो उनके बेटे आना चाहते हैं तो बिल्कुल आएंगे, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे उन्हें, उल्टा उनका बंदोबस्त करेंगे। आज उनकी बहन ने इंकशाफ किया है बानी तहरीक इंसाफ की कि दोनों बच्चों के पास नाई कॉप है, फिर तो पाकिस्तान के शहरी हुए, बिल्कुल आएंगी, आलन व सालन मरहबा। और अगर लीड करना चाहते हैं लीड भी करें, अपने वालिद से मिलना उनका हक है, बिल्कुल बनी गाला में आकर रहें, हम तो उन्हें सिक्योरिटी भी देंगे और पहली फुर्सत में उनकी मुलाकात का बंदोबस्त भी कराएंगे। जी
सही, ठीक हो गया। सनाउल्लाह खान साहब, दोनों तरफ से, हुकूमत की जानिब से भी, नून लीग हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, और अपोजिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से भी अब बयानात का सिलसिला जो है तुंदो तेज़ होता जा रहा है। जूं जूं ये 5 अगस्त का एहतजाज करीब आता जा रहा है, क्या समझते हैं आप, हुकूमत के लिए कोई ख़तरा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसमें कोई बहुत बड़ी कामयाबी या फतह देख रहे हैं? देखें, हुज़ैफ़ा ने जिस तरह कहा कि पहले जो एहतजाज हुए हैं वो आपने देख लिए हैं, और आप बलूचिस्तान की सूरत हाल देख लें, वहाँ सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, KP की देख लें, पंजाब में माजी में भी इनकी तरफ से लोग निकले थोड़े बहुत तो वो पुलिस नहीं निकलने देती, वहाँ पर जो मरियम नवाज शरीफ का कंट्रोल है वो मेरे ख्याल में किसी को नहीं निकलने देंगे। सिंध में कराची की हद तक PTI को आप देख सकते हैं, बाकी सिंध हुकूमत भी नहीं निकलने देगी। मेरा ख्याल है कि हम इन तमाम सियासी जमातों को अब ये सोचना होगा कि पाकिस्तान की आवाम के बारे में भी ये सोचें। अब पाकिस्तान की आवाम को जमहूरियत से एतमाद उठता जा रहा है। जब वो देखते हैं सेनेट के इलेक्शन को जो KP में हुए, वहाँ पर तो ये सारे इकट्ठे बैठ गए, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे। वहाँ पर PTI को 2 एडिशनल सीटें जो मिलनी थी वो उन्होंने छोड़ दी, वो पीपल्स पार्टी को एक मिल गई, एक नून लीग को मिल गई। तो वहाँ पर तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जहाँ अवाम के इशू आते हैं वहाँ ये लोग इकट्ठे नहीं हैं। एहतजाज सबका हक है, बिल्कुल ये एक आइनी और कानूनी हक है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें मेरे ख्याल में, और जो माजी में 2018 तक या 2022 तक होता रहा है, तो मेरे ख्याल नहीं है कि इनको इस किस्म का पुरअमन एहतजाज भी करने की इजाज़त देने के हवाले से बड़ी सख्त किस्म की रुकावटें होंगी। और माजी में अब देखते रहे हैं तहरीक इंसाफ के पास रास्ता क्या है। तहरीक इंसाफ के पास ये रास्ता है जो उन्होंने इख्तियार नहीं किया अभी तक, कि पाकिस्तान की आवाम के जो इश्यूज़ हैं जो एक अपोजिशन को हाईलाइट करने चाहिए वो अब तक नहीं किए, और वही तरीका होता है हुकूमत को बैकफुट ले जाने का। इस वक्त मुल्क में बेरोज़गारी 22% है। 22% कहना आसान है, उस मुल्क में जहाँ 60% आपके यंग लोग रहते हैं, आपकी 45% पॉपुलेशन जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन है। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, ये आसान चीज़ नहीं है। आपकी जो कंपाउंड इन्फ्लेशन है, जो अगर 2022 से आज तक लगाएं तो वो 50% से ऊपर है। कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट आपको आप नज़र आ रहा है कि 22% आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, 45% आपके लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। आपकी आज जो इंटरेस्ट रेट आया है स्टेट बैंक की तरफ से, उससे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि स्टेट बैंक को डिक्टेशन दी जाती है। जब आपका इन्फ्लेशन आप दावा करते हैं कि 4.5% हो गया है, जब आप दावा करते हैं कि आपके रेमिटेंसेज 8 अरब बढ़े हैं, जब आप दावा करते हैं कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है, ये तमाम चीज़ें ठीक हैं, तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए था। तो ये चीज़ें PTI को उठाने की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि PTI नाम है इमरान खान का, और वो हर PTI का जो ओहदेदार है, मेंबर है, वो जानता है कि अगर उसने कुछ करना है तो इमरान खान के लिए करना है, तो वो इस पार्टी में रह सकते हैं, इस ओहदे पे रह सकते हैं। आपको अगर कुछ बेहतर करना है तो KP में अपनी गवर्नेंस बेहतर करें। जहाँ सवालात उठाए जा रहे हैं, जहाँ पर कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर नो गो एरिया बने हुए हैं, आप साउथ के उनके डिस्ट्रिक्ट चले जाएं, बन्नू चले जाएं, DI खान डिस्ट्रिक्ट चले जाएं, टांग चले जाएं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो ये इधर तवज्जो देने की ज़रूरत है। एहतजाज आप ज़रूर करें, एहतजाज के और भी तरीके हैं। पार्लियामेंट में आप एहतजाज करते हैं, अवाम के इश्यूज़ पर एक लफ्ज़ बात नहीं की जाती, तो उस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी इनको एहतजाज नहीं करने देगी, और लोग भी तंग आ चुके हैं महंगाई से, गुर्बत से, बेरोज़गारी से, इनकी गवर्नेंस से, लॉ एंड आर्डर से। तो लोग मेरे ख्याल इतने नहीं निकलेंगे जितनी तवक्को की जा रही है। ठीक है, इसी के ऊपर मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम को खुशामदीद कहते हैं। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपकी जानिब में आऊँगा, ये एहतजाज हो क्यों रहा है? जब से इस एहतजाज का ऐलान किया गया है, एक बात हमारे सामने आ रही है कि आखिर डिमांड्स क्या हैं, मुतालिबात क्या हैं, और इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि लोग आपका साथ, जो आपके अपोजिशन है वो ये कह रही है कि लोग अब बहुत उकताए हुए हैं, ये अब बाहर नहीं आएंगे, आपका साथ नहीं देंगे। आप क्यों इतने पुरुम्मीद हैं कि बहुत बड़ा कोई एहतजाज आप कर पाएंगे, तहरीक चला पाएंगे? देखिए अतर साहब, आपने कहा कि आपकी डिमांड क्या है। हमारी हमारी डिमांड क्या थी 8 फरवरी के बाद,
कि आपने मैंडेट चुराया है अवाम का, जिसको मैंडेट दिया है आईने पाकिस्तान ने वोट राइट ऑफ वोट का, वो आपने फॉर्म 47 से चुराया है। लोग आपके साथ नहीं है, आप अवामी नुमाइंदा हुकूमत ही नहीं है। इसी वजह से आपने डिलीवर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अवाम के मसाइल का गम ही नहीं है। अभी आपने प्रोग्राम में शुरू में कहा कि देखें, चीनी का स्कैंडल, गंदम का स्कैंडल, अद्वियात का स्कैंडल, ये सारी चीजें आपके सामने है। मेरे सनाउल्लाह भाई साहब ने कहा है ना कि इन इश्यूज को एड्रेस करें। हुकूमत तो फॉर्म 47 के पास है, ये करें, इनका काम था डिलीवर करना। इन्होंने डिलीवर नहीं किया, तो हम जब मैंडेट मांगे तो हमारे मैंडेट में ये चीज शामिल है कि ये चीजें अवाम क्यों क्रश हो रही है कि आप अवामी नुमाइंदे नहीं, ये हम नहीं करना था, तो आप ये नहीं कर सके। हमारे एक सूबे में नहीं, हमें कहते हैं ना KPK पे तवज्जो दें, KPK पे भाई तवज्जो हम दे रहे हैं। KPK के लोग बाशऊर हैं, वो तीसरी दफा हुकूमत ना देते अगर उनको डिलीवर ना किया होता। आपने सिंध में मैंडेट चुराया, क्या लोगों को नहीं पता कि 20 सीटें MQM को दी गई, PPP को दी गई? आपने पंजाब में नहीं चुराया, आपने हर जगह पे मैंडेट चुराया है। और आप पंजाब की ठीक बात की कि मरियम साहबा निकलने नहीं देगी। भाई हमारे पास क्या ऑप्शन है? अभी हुजैफा साहब कह रहे हैं कि हमने बंदोबस्त कर लिया हो। भाई कौन सा बंदोबस्त कर लिया है? आपने ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे लिए हम लोग इनोसेंट आते हैं, आप उनको मारते हैं, आप उनको निकलने नहीं देते, आप उनको रिजर्व सीटें आपने छीन ली, आईन का कोई रास्ता नहीं है, कानून कहीं है नहीं। आपने सितंबर से लेके आज तक PTI के साथ क्या किया है? तो आप कहते जी लोग निकले तो सही। कल भी हमने कहा कि उसके एक प्रोग्राम में कि आप दें जलसे की इजाजत, हम आपको लोग निकाल के देते हैं। आप एक इनोसेंट लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते। हमारे पास क्या रास्ता है? एक ही वाहिद रास्ता है, आईन का आर्टिकल 15, और हम कहते हैं कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। और हमारा लीडर जो है वो आपकी तरह नहीं है, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कंप्रोमाइज कर जाए। वो कंप्रोमाइज बिल्कुल इस वजह से नहीं करेगा कि अवाम उसके साथ है, और वो उसकी लास्ट ये लड़ाई जो है वो अवाम की लड़ाई लड़ रहा है, वो जाती लड़ाई नहीं लड़ रहा, और ये इससे अवाम को फायदा होना है। लिहाजा और उसने कंप्रोमाइज कोई नहीं करना। उसने ये तहरीक 5 को कामयाब होती है, आगे चलती है, ये तहरीक चलनी है, क्योंकि इस तहरीक से वाज़ेह हो जाना इस निजाम का 78 साल जिसके बेनिफिशियरी है वो सामने आ गए। तो आप इस चीज को, ये जो छोटी छोटी चीज है ना कि जी कंप्रोमाइज कर लें, बैठ जाएं, मुज़ाकरात कर लें, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात इस बात पे होते हैं कि कोई पार्टी के पास मैंडेट हो, आप जिसने वोट चोरी किया हो उसके साथ मुज़ाकरात के लिए हम बैठ जाएं। हमारा पहला सवाल ये है कि चोरी शुदा मैंडेट अवाम का वापस किया जाए, 26वीं तरमीम को खत्म किया जाए। अदलिया, अब अदलिया से हम क्या लें? आपने खुद अभी बताया अदलिया के पास अब क्या रह गया? अदलिया को तो जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं वो हमारे पंजाब के ट्रिब्यूनल बना के फैसला नहीं कर सके आज तक। ट्रिब्यूनल जो आपको पता है कि फार्मर चीफ जस्टिस ने, मैं भी उसमें पेश हुआ, उसने जो जजेस के नाम दिए फार्मर चीफ जस्टिस ने, उसने वो नाम भी खत्म करके ट्रिब्यूनल भी खत्म कर दिया, और वो काम ही कोई नहीं हो रहा। तो आप लोगों को निकलने ही नहीं देते। आप कहते हैं जो निकलेंगे तो हम देख लेंगे, आप उनको पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं देते, आप कहीं जो मैंडेट चोरी हो उसके फैसले नहीं होने देते, तो अवाम कहाँ जाए? ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं हुज़ैफा रहमान साहब से। आज तक बताएं कि आपने लोगों को ये साल डेढ़ गुजर गया है, वो भी आप तो नहीं, जो आपके पीछे आए हैं वही कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप तो कुछ नहीं कर रहे। सही, तो जवाब ले लेते हैं इसका हुज़ैफा रहमान साहब से। न्याजुल्लाह न्याजी साहब, आपका पॉइंट आया है। अवाम का लीडर उसको आपने अंदर बैठाया हुआ है, और जो अवाम का चोरी शुदा वोट लेके बैठे हैं वो अवाम को डिलीवर करने बैठ गए हैं। सही, इसका जवाब ले लेते हैं हुज़ैफा रहमान साहब से। हुज़ैफा रहमान साहब, चोरी शुदा मैंडेट है, 26वीं तरमीम जो है इसको खत्म किया जाए, और इसके साथ साथ बानी PTI की रिहाई, ये भी एक अहम मुतालबा है, और गाहे बगाहे ये बातें होती रहती हैं, ये मुतालिबात हमारे सामने आते रहते हैं। लोग बाहर निकलेंगे, आप निकलने देंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं एक तो न्याजी साहब की जो उन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए सिर्फ अर्ज कर दूं, मैंने तो अपनी गुफ्तगू में कुछ 4 से ज्यादा मरतबा कहा कि एहतजाज करना, जलसा करना इनका आईनी और कानूनी हक है, लेकिन किसी को भी मरकज पर चढ़ाई करने की इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो एक सूबाई हुकूमत की सूबाई मशीनरी या सूबाई सपोर्ट लेकर या सूबाई पुलिस को लेकर मरकज में चढ़ाई करें। मैंने सिर्फ इतनी बात की है, मैंने ये नहीं कहा कि हम देख लेंगे, और मैंने ये कहा कि हमने बंदोबस्त किया है। तो उसकी मैंने वजाहत दी थी कि पहले हमने ज़रा सूबाई जो हमारे 2 बड़े अफसरान हैं, PS के अफसर जो है वो चीफ सेक्रेटरी हैं, PSP अफसर IG हैं, कि हमने उन मुदाखलत नहीं की थी।
अब मरकज जो है मुदाखलत करेगा कि कम अज कम वो जो आईनी अहकामात हैं अपने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के वो जरूर माने, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि एक सूबा जो है वो हर 4-5-6 माह बाद मरकज पर चढ़ाई कर दे। अब आपका जो सवाल है कि बिल्कुल जी, हम अगर ये एहतजाज करना चाहेंगे, और मैं फिर ये बात कर रहा हूं कि जमहूरी तरीके से करना चाहेंगे, आपके रियासत का जो मुरवजा कानून है उसके दायरे में रहकर करना चाहेंगे, तो हम चाहें भी तो नहीं रोक सकते, कोर्ट्स मौजूद हैं। अगर ये जलसे की हमसे इजाजत मांगेंगे और उस जगह पे जलसे की इजाजत देने में कोई कानूनी हिच नहीं होगी, अगर हमारा मुतलका डीसी नहीं देगा तो हाई कोर्ट का फॉरम मौजूद होगा। तो इस हवाले से ये कहना कि जो है ये एक मैंडेट चोरी शुदा हुकूमत है, तो बस सिर्फ इल्जाम में जो है मुद्दईयान का फर्क है। जो इल्जाम ये हम पर लगा रहे हैं वही मौलाना फजल रहमान साहब कुछ दिन पहले तक इनके इत्तेहादी थे, इत्तेहादी इन सेंस के जॉइंट अपोजिशन को इकट्ठे लीड करना चाह रहे थे। तो उनका सबसे बड़े तहफुजात ही केपीके के इंतखाबी नताइज के हवाले से हैं। तो केपीके में भी पार्टी तो नहीं जीती, ना ही नून लीग जीती है। केपीके में अगर मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे हारे हैं तो तहरीक इंसाफ से हारे हैं। तो जो इल्जाम तहरीक इंसाफ हम पर लगाती है कि पंजाब में फॉर्म 45 या 47 वाले हैं, वही इल्जाम मौलाना फजल रहमान इन पर लगाते हैं कि केपीके में फॉर्म 45-47 वाले हैं। ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि आप लोग रिकाउंटिंग नहीं होने देते, आप लोग चूंकि फॉर्म 45 को जो है मंजर आम पर नहीं आने देते, फॉर्म 47 पे चल रहे हैं। तो जब आप फैक्ट्स देखते हैं तो इनका अपोजिशन लीडर जो कौमी असेंबली में बैठा हुआ है उमर अयूब, को पिछले 1.5 साल से एक स्टे ऑर्डर पर चला आ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मेरे फॉर्म 45 के मुताबिक उसकी गिनती ना हो, वो अपने फॉर्म 47 पे दुरुस्त मानते हैं। तो मकसद सिर्फ हमारे कौम का ये है कि मुनाफिकत इतनी अरूज पर है कि हम जो है गिलास को आधा देखते हैं लेकिन गिलास आधा भरा हुआ भी होता है। ये मुमकिन नहीं है कि आप कहें कि मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा तो दूसरे आप मुखालिफ हो गए कि आपका कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी। तो ये बातें ठीक नहीं है। आईनी तरमीम के हवाले से इनके अपने लोग कह चुके हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने रिकॉर्ड पर कहा, आप जैसे जहांदीदा सहाफी, सनाउल्लाह साहब जैसे तहकीकाती सहाफी, सारे लोगों की स्टोरीज मौजूद हैं कि बाकायदा इन्होंने उस ड्राफ्ट को चेंज किया और मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ की मंजूरी के बाद जो ड्राफ्ट मंजर आम पर आया उसके ऊपर वोटिंग हुई। हमारे ड्राफ्ट को इन्होंने रद्द कर दिया और उसमें तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड थी। तो ये इनके बेसिकली डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। इस तरह के डुअल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। तकलीफ होती है कि आज मुनाफिकत में भी मिलावट है। अब सनाउल्लाह साहब ने बहुत सारी बातें की, मैं उनकी बहुत सारी बातों से सहमत हूं। एक तहकीकाती अच्छे सीनियर सहाफी हैं, मैं उनकी जात पे तनकीद करना शुरू कर दूं। उन्होंने अपना तजरिया दिया, मैं समझता हूं कि सारा उन्होंने फैक्चुअल बेस पे मबनी दिया। कुछ चीजों के हवाले से हो सकता है कि मेरा उनका नुक्ता नजर में फर्क हो। जिस तरीके से स्टेट बैंक के हवाले से उन्होंने कहा, तो स्टेट बैंक भी आज कल वज़ीर-ए-आज़म साहब और हम इकट्ठे थे लाहौर में, वज़ीर-ए-आज़म साहब तवक्को लगाए बैठे थे। उन्होंने तकरीर में भी कहा कि आपका जो शरह सूद है उसकी शरह कम करेगा स्टेट बैंक, और तवक्को लगाए बैठे थे। लेकिन चूंकि स्टेट बैंक को इसी तहरीक इंसाफ ने नेशनल असेंबली में एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, फिर उसको ऑर्डिनेंस बनाया और असेंबली से मंजूर कराया और स्टेट बैंक को इन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया। सर ये जो पॉलिसीज हैं, मुआशी सूरत-ए-हाल है, इसके ऊपर सर ये जो मुआशी सूरत-ए-हाल है, जो आवाज़ हैं, इनके ऊपर हम मजीद भी बात करेंगे। सनाउल्लाह खान साहब जो हैं उनके लिए मैं सवाल छोड़े जा रहा हूं। एक तो जो खान साहब के बेटे अगर पाकिस्तान आते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं आते तो तहरीक को क्या फ़र्क पड़ेगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या पॉलिटिकल स्पेस बनती हुई नजर आती है इस एहतजाज में। इस एहतजाज के बाद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। शुरका हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सनाउल्लाह खान साहब, आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ के गया था। एक तो बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आते हैं नहीं आते, इससे तहरीक को क्या फ़र्क पड़ेगा? इस एहतजाज के नतीजे में क्या कोई पॉलिटिकल स्पेस बनती हुई नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? दूसरा ये भी बताएगा कि जो मुतालिबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, ख़ास तौर पर बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से हो, 26वीं आईनी तरमीम के बारे में बात हो, चोरी शुदा मैंडेट फॉर्म 45, फॉर्म 47 की बातें हों, आपको क्या लगता है कि ये काबिल अमल है? बहुत शुक्रिया। एक तो ये जो इमरान खान के फर्जंद है उनके आने की बात है, अगर वो आते हैं पाकिस्तान तो तहरीक पर फ़र्क पड़ेगा। ये तो एक नेचुरल है कि वो खान साहब की शबीह हैं एक किस्म की, आप समझ सकते हैं। वो आएंगे तो लोग निकलेंगे, थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, ये बात नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी नज़र आ रहा है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब इसकी वजूहात क्या हैं? आप तो एक तो देखें ना कि वो पाकिस्तान में जिस किस्म का इन्वायरमेंट बना हुआ है और जिस किस्म के हुकूमत की तरफ से बयानात आए हैं उनके हवाले से, कासिम और सुलेमान के हवाले से। पहला आपको पता है बयान राना सनाउल्लाह साहब ने दिया था
कि उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात आए हैं। तो मुझे नहीं लगता वो आएंगे। अगर आते हैं तो तहरीक पे असर पड़ेगा यकीनन, और अगर वो लीड करते हैं तो मज़ीद इस पे इम्पेक्ट पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान को आया, जो मुल्क के बाहर इस वक्त उनकी लीडरशिप है जेल से बाहर, आया इमरान खान को उन पर एतमाद है भी या नहीं है। खान साहब के ऊपर ख़ुद भी आपको पता है वज़ीराबाद में अटैक हो चुका है। तो मैं नहीं समझता कि खान साहब ख़ुद भी या उनकी वालदा या उनके बाकी जो अजीज़ हैं उनको पाकिस्तान आने देंगे। तो ये मुझे अभी भी इसमें शक है कि शायद वो ज़रूर PTI कह रही है वो आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आएंगे। जहाँ तक स्पेस की बात है, मुझे अभी फ़िलहाल कोई स्पेस नज़र नहीं आ रही PTI के लिए। ये बिल्कुल इन्वायरमेंट ऐसा है जिसमें आप देखें आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुहर्रकात हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई है ट्रम्प के साथ, और उसमें अगर एक सुहेल वड़ाइच का मैं कॉलम 22 तारीख का बताऊं, क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब बड़े करीब हैं मोहसिन नकवी साहब के, और मोहसिन नकवी साहब उस वक्त वहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद, वाशिंगटन में मौजूद थे जब ये मुलाकात हुई, वो फील्ड मार्शल साहब के साथ थे। तो उनकी बातों से ये लगता है कि ट्रम्प की और फील्ड मार्शल की मुलाकात में इमरान खान के हवाले से बात हुई है कुछ ना कुछ, लेकिन क्या बात हुई है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मैं सुहेल वड़ाइच साहब की बात कर रहा हूँ, मेरा अपने इसमें तजिया नहीं है। मुझे ज़ाती तौर पर कोई अभी फ़िलहाल ऐसी स्पेस भी नज़र नहीं आ रही, और इमरान खान इतनी जल्दी बाहर निकलते हुए भी नज़र नहीं आ रहे। जहाँ तक डिमांड्स की बात है, तो जब डिमांड्स पे बात आएगी तो मैं फिर 2010 से शुरू करूँगा, जब मिसाक के जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने साइन किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपको याद होगा उस वक्त पहला नारा जो है इमरान खान से लगवाया गया कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये मुकमुका है, चार्टर ऑफ मुकमुका है। फिर आप 2014 का धरना ले लें, फिर आप देख लें नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते हुए उनको सज़ा दिलवाई गई। किस तरह दिलवाई गई ये सारी चीज़ें अब छुपी हुई नहीं है, सबको पता है। फिर आप 2018 से 2022 की हुकूमत देख लें, किस तरह सियासी जमातों को तोड़ा गया ये देख लें, और आज का जो दौर है वो भी देख लें। जब मेरे भाई नियाजुल्लाह नियाजी कहते हैं कि 47 की हुकूमत है, तो भाई 2018 में क्या हुआ था, 2014 में किसने धरना दिलाया था, नवाज शरीफ को सज़ा किसने दिलाई थी। इन सियासी जमातों को सबको ये समझना होगा। और आज कौन हुकूमत चला रहा है, हुज़ैफा भाई बता दें, कौन चला रहा है हुकूमत, कौन डिसीजन मेकिंग कर रहा है। क्या किसी मुल्क में ऐसा होता है कि अमेरिका दुनिया की सब जो सुपर पावर है उसका सदर किसको बुला रहा है मुलाकात के लिए, मुझे बताएं। ये जमहूरियत होती है, इस किस्म का वो होता है। तो ये सियासी जमातों को तमाम को ये सोचना होगा कि वो जिस तरीके से अपने इख्तियारात सरेंडर करते जा रहे हैं, चाहे वो 2018 में इमरान खान ने किए, वो खुद कहते थे कि मैं फैसले नहीं करता। जनरल फैज प्राइम मिनिस्टर थे, वो डिसीजन करते थे, टिकटों का फैसला वो करते थे। तो आज भी यही सूरत हाल है, वजीर बनाने का फैसला कौन करता है, डिसीजन कौन करता है। तो ये सियासी जमातों को अब सोचना होगा, उनको इकट्ठा बैठना होगा, मुज़ाकरात करने होंगे इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, इस मुल्क के आइन के लिए। बैठ के आपको अपने इख्तियारात लेने होंगे और आपने अपनी गवर्नेंस बेहतर करना होगी। और इस मुल्क में ये दुश्मनी नज़रिए के जो इख्तिलाफ है वो अच्छी बात है, वो होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि यहाँ नज़रिए पर इख्तिलाफ से बात आगे चली गई है, दुश्मनी तक गई है, बल्कि नफरत तक चली गई है। तो इस सूरत हाल में फिर यही होता है जो सियासी जमातों के साथ हो रहा है। फिर वो बराए नाम जो है वज़ीर आज़म होते हैं, बराए नाम वज़ीर होते हैं, बराए नाम पार्लियामेंट होती हैं। आपको याद है उस वक्त किस तरीके से सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात हुए थे, किन की मुदाखलत थी, कौन बिल बनाता था। आज भी इसी किस्म की सूरत हाल है। और मैं KP के सेनेट इलेक्शन का भी जिक्र ज़रूर करूँगा। वहाँ पर नियाजी साहब मेरे भाई बात कर रहे थे, तो नियाजी साहब आप मुझे बता दें कि अमीर मकाम के बेटे को किसने जितवाया है, आप बता दें। आपकी पार्टी ने जितवाया, क्यों जितवाया ये भी आप बता सकते हैं। मैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है। इसका जवाब भी ले लेते हैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब, इसका जवाब भी ले लेते हैं। तो इन सियासी जमातों के ऊपर जो KP में है उसके ऊपर ये इल्जामात लगाए जाते हैं कि जब आपका फायदा होता है तो आप अपोजिशन के साथ मिल बैठ जाते हैं, लेकिन आपका फायदा नहीं है, आप मुज़ाकरात की टेबल पे या आप उनके साथ बातचीत नहीं करते। एक तो इसका जवाब दीजिएगा, दूसरा क्या मुज़ाकरात का कोई ऑप्शन सिरे से ही नहीं है? नियाजुल्लाह नियाजी साहब
जी जी जी, अच्छा रिपीट करेंगे, आवाज मुझे नहीं आ रही जी, रिपीट कर एक देना। पॉइंट हमारे सामने यह है कि आपकी पार्टी के ऊपर, पीटीआई के ऊपर ये इल्जामात लगते हैं कि केपी में उनकी हुकूमत है, लेकिन उनका जब फायदा होता है तो वो अपोजिशन के साथ बातचीत कर लेते हैं। हालिया सेनेट के इंतखाबात में केपी में ये हमारे सामने आया। दूसरा, अगर आपका कोई फायदा नहीं है तो आप उनके साथ बातचीत करने के लिए राजी नहीं होते, तैयार नहीं होते। और तीसरा, ये भी बता दीजिए, मुज़ाकरात का कोई ऑप्शन सिरे से नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है कि खान साहब की तरफ से ये बात मुझे इल्म है पूरा कि खान साहब ने किसी को उनके साथ बैठने को नहीं कहा। हाँ, खान साहब ने लिस्ट अपनी को अप्रूव किया, बाकी खान साहब ने नहीं कहा कि जी उनके साथ बैठ जाएं। लिस्ट को अप्रूव किया जो उनके पास सेनेट की लिस्ट गई थी। जो नेक्स्ट बात थी, जो पीटीआई की लीडरशिप ने किया कि जो सीटें हमें मिलनी थी वो तो मिलनी थी। सिर्फ और सिर्फ आपको याद है कि पिछली 2 हुकूमतों में, बल्कि 85 के बाद, ये सनाउल्लाह साहब ने बहुत अच्छा तजिया किया, मैं मानता हूं, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स से डिनाई नहीं किया जा सकता कि 2013 में क्या हुआ, 2010 में क्या हुआ, 2018 में, ठीक है। लेकिन आपको मैं बताऊं, 2014 में भी 35 सीटें हमसे ली गई थी, जो पंक्चर कहते थे वाकया ली गई थी। अब एक चीज बता दें आके कि इमरान खान इस टाइम तो खड़ा हो गया ना। इमरान खान ये तो नहीं कहा कि वोट को इज्जत दो तो उसके बाद उस नारे से हट गया हो। इस टाइम जो इमरान खान से, सनाउल्लाह साहब से मैं पूछता हूं, जितना प्रेशर उसके ऊपर है कि जिस तरीके से उसको रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप कंप्रोमाइज करें, लेकिन नहीं कर रहा। लेकिन हम अपनी गलतियों को एडमिट भी करते हैं, करनी भी चाहिए, जो चीजें फैक्ट्स पे हैं वो करनी चाहिए। लेकिन हमने इस टाइम जो हालात से मुश्किल से वो गुजर रहा है, 2 साल से ज्यादा हो गए, वो इस बात से वापस नहीं आ रहा कि जी मैं इस तरह कंप्रोमाइज करके वापस चला जाऊं। बाकी जहां तक आपने केपीके की बात की है, वो टू द एक्सटेंट ऑफ हुई है कि आपने देखा 186 सदर की जुरिस्डिक्शन होती है एडवाइस लेना सुप्रीम कोर्ट से। मैं एडवोकेट जनरल था, हमने सेनेट के इलेक्शन पे एडवाइस ली थी सुप्रीम कोर्ट से कि इसको सीक्रेट से ओपन बैलेट कराया जाए, क्योंकि इसमें करप्शन होती है। और उस पर जजमेंट आई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कराए, जो कि इलेक्शन कमीशन नहीं करा सकता। वो आपको पता है कि वो भी एक पाबंद किस्म का इंस्टीट्यूशन बना हुआ है। दूसरा हमने लिया था आर्टिकल 63A के तहत कि हार्स ट्रेडिंग को रोका जाए, और उस पर यह हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो वोट काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये अवाम का वोट है, और अगर अवाम का वोट ले कि एक नुमाइंदा नेशनल असेंबली वो वोट बेचता है तो वो अवाम का वोट ही बेचता है। करप्शन के खिलाफ अगर कोई बात हुई है तो वो तो ठीक है, अदरवाइज इमरान खान ने मुज़ाकरात की बात कभी नहीं की कि जी उनके साथ बैठ जाए। अब थोड़ा सा मैं जवाब दे दूं, जो आपने पीछे कहा कि जी इन्होंने कहा कि जी लोग प्रोटेस्ट में नहीं निकल रहे। देखें अतर साहब, 4 दिन से इस्लामाबाद अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो लोग 26 नवंबर को करीब गोलियां भी चली, पकड़े भी गए, जेलों में भी रहे, उनके ट्रायल चल रहे थे, उनको दोबारा अरेस्ट किया जा रहा है। अब आप 5 अगस्त से इतने खौफजदा क्यों हैं कि लोगों के घरों के अंदर दोबारा उनको अरेस्ट शुरू कर दिया है। सही, ठीक है। अब इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे। हम एक ब्रेक पे। मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, सियासी जमात है, अदालतों पर इसको यकीन नहीं है। क्या ये खतरनाक बात नहीं है? जो खतूत लिखे गए हैं उसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम को एक बार फिर शुरू करते हैं और हमारे साथ हुज़ैफ़ा रहमान साहब के साथ मैं एक सवाल छोड़ के गया था ब्रेक पे जाने से पहले। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों पर एतमाद नहीं है, इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, खतूत लिखने का सिलसिला जारी है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज साहब की जानिब से खत लिखा गया, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उमर अयूब की जानिब से, बानी पीटीआई की जानिब से भी पहले खत लिखा गया चीफ जस्टिस के नाम। आप क्या समझते हैं, क्या ये खतरनाक बात नहीं है? और अगर ये खतूत लिखे गए हैं, इनसे कोई फर्क पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले सनाउल्लाह साहब के तज़िये पर आऊँगा। हमारे बड़े भाई हैं और उन्होंने तारीख के और आँख खोल के अपना तज़िया दिया, और शायद अगर वो सिर्फ हमारी जमात के मुतालिक बात करते तो इखलाकी जवाब ज़्यादा बन जाता मेरे ऊपर कि मैं उसका जवाब देता। लेकिन उन्होंने बड़ा बैलेंस तज़िया दिया, चाहे वो पार्टी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे हम हो। तो एक मैं उनके तज़िये को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ।
और उसमें सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। लेकिन सनाउल्लाह साहब ने जो बातें भी की हैं, आप उन बातों से इनकार नहीं कर सकते। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी उन बातों को इंडोर्स किया और एक बड़ा दिल करते हुए तस्लीम किया कि माजी की ये तल्ख हकीकतें हैं और इनसे इनकार मुमकिन नहीं है। गो कि उनका अपना एक नुक्ता नज़र उन्होंने ऐड किया 36 या 35 पंक्चर्स के हवाले से। लेकिन मैं सिर्फ इतना आपको अर्ज करूं कि बिल्कुल जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब फरमा रहे थे कि बानी तहरीक इंसाफ ने माजी में जो किया, 14 में जो कुछ हुआ, 18 से 22 तक जिस तरह हुकूमत चली, एक कर्नल जो है वो नेशनल असेंबली को हाँका करता था, ये सब बातें एक तरफ, आज बानी तहरीक इंसाफ का मौकफ क्या है? तो मैं खुद इस स्कूल ऑफ थॉट का हामी हूं कि सुबह का भूला अगर शाम को लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन आज भी उनका नुक्ता नजर ये नहीं है कि सियासी जमातें अपना किबला दुरुस्त कर लें, मैं बैठूंगा तो सियासी जमातों के साथ बैठूंगा वरना किसी के साथ नहीं बैठूंगा। आज भी उनका नुक्ता नजर ये है कि मैंने डील या मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने हैं। आज भी वो ये समझते हैं कि बातचीत में एस्टेब्लिशमेंट के साथ करूंगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत बंद कर दे और मैं जो है सियासी जमातों से बातचीत करना चाहता हूं। इससे ये लगता है कि ये प्राइमा फेशी नजर आता है कि बादियो नजर के वो शायद दोबारा से लाडला बनना चाहते हैं और उसी रस्ते से दोबारा इकदार में आना चाहते हैं। हुज़ैफा साहब, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। आपका सवाल भी जी, बस मैं मुकम्मल कर रहा हूं अपनी बात को कि बाकी बातें जो आपके सवाल पर आ जाता हूं। देखिए जी, तहरीक इंसाफ को इन्हीं अदालतों पर एतमाद था और इन अदालतों के हवाले से हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हम इन्हीं अदालतों में पेश होते रहे। आज अगर इनके हक में फैसले नहीं आ रहे तो कहेंगे खत लिख दें, अदालतों पर एतमाद नहीं है, तो मेरे ख्याल से नामुनासिब बात होगी। तहरीक इंसाफ जो मेरिट का पैमाना दूसरों के लिए रखती है वही अपने लिए रखे। जो एक वे फॉरवर्ड सनाउल्लाह साहब ने दी है, मेरे ख्याल से वही हम तमाम सियासी जमातों के लिए वे फॉरवर्ड है कि हम बैठे मिले, मिलकर इस मुल्क का सोचें, जो मुल्क के मसाइल हैं उनके ऊपर आपस में झगड़ा करें और तहरीक इंसाफ बाकायदा सही मुजामत या पोजीशन का किरदार अदा करे और अवाम के इश्यूज जो कि सनाउल्लाह साहब ने हाईलाइट किए, मुमकिन है कुछ उसमें मेरा नज़र मुख्तलिफ हो। हमारे जो शुरा हैं उनकी राय हमारे सामने आ चुकी है। एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, हुज़ैफा रहमान साहब, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और सनाउल्लाह खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और ये अपनी राय दे रहे थे। हम प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे, कल फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम कल तक के साथ। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।